नमस्कार, आप देख रहे हो ऑल इंडिया न्यूज और मैं हूं राज कुंद्रा। खास मुलाकात खास मेहमान के साथ। और आज जो मेरे साथ खास मेहमान है वो विदेश से आए हुए, और विदेश से आने के बाद इंडिया की तारीफ नहीं, इंडिया के कुछ लोग यानी कि हम कहेंगे रक्षक, जो हमारी दिल्ली पुलिस है, भारत की राजधानी दिल्ली का, उनके साथ कुछ और भी लोग हैं, एसीपी साहब, डीसीपी साहब और पता नहीं कितने गिरोह के लोग हैं जो इनके साथ मिलके एक एनआरआई के साथ धोखाधड़ी किया। किस तरीके से किया, क्या क्या बोल के किया और कैसे बहला फुसला के किया, पूरी कहानी हम इनसे जानेंगे। और उसके बाद आप लोग तय करेंगे कि आखिर इस रक्षक के साथ जो भक्षक बना है उसके साथ क्या हिसाब किया जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। पहले तो आप ये बताएं कि आप आए कहाँ से और अपना परिचय दे, और ये कब फ्लैट जो खरीदे थे और कैसे कैसे करके आपको बहला फुसला के जो है लाखों रुपए अपने पास ले लिया, और उसके बाद भी आप अभी सुविधा से वंचित है। मैं बाहर से आई थी, लंदन से। उधर मेरा हस्बैंड, बेटा, मैं रह रहे थे, बट मेरा शरीर साथ नहीं देता, इसलिए मैंने एक छोटा सा फ्लैट खरीदना चाह रहे थे इधर इंडिया में, जो वहाँ पर जब ठंड पड़ता है तब इधर आके मैं रुकूं। तो उसी चक्कर में एक मुकेश मीना नाम की पुलिस के ऑफिसर थे जो सिपाही में काम करते थे, सिपाही का था कापासरा थाने की। उसके साथ एक रविंद्र जाधव नाम की भी लड़का था। मतलब मुकेश मीना मेरे से बेटे जैसा वो मिलता था, अच्छा से बात करते थे। उसने बोला था मेरे जानकार में मुकेश मंजीत नाम की एक इंसान है, उसके पास कोई फ्लैट है बसंत कुंज एनक्लेव में। तो बसंत कुंज एनक्लेव के बारे में पहले मेरा कोई पता नहीं था, ये इनसे ही मैंने जाना हूँ बसंत कुंज एनक्लेव क्या है। तो मैंने सोचा ये लीगल होगा, ये होगा करके उसने लेके आया। उसके बाद उसने बीच सड़क में से मुझे छोड़ के वो भाग गया। कहाँ भागा मुझे नहीं पता, मेरे से बाइक लेके वो भाग गया। तो बोला मॉम मुझे इसका कमीशन के तौर पे मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। और उसके साथ एक था जो साथी, वो है रविंद्र जाधव। वो उन्होंने भी कोई एसडीएम है, एसडीएम का धमकी देता है, जो मेरा जीजा है एसडीएम में है, आप कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते और पैसा वापस नहीं मिलेगा। तब मुझे पता चल गया था ये इलीगल है, 4th फ्लोर बन ही नहीं सकता इधर, लेकिन उन्होंने 4th फ्लोर बना के गलत तरीके से बेचा। वो करके उन दोनों ने भाग गया, जो आपको इधर रहने नहीं देंगे, हम पैसे भी लेंगे, घर भी लेंगे। मकान लेने से पहले क्या क्या कमिटमेंट, क्या क्या सुविधा की बात हुई? जैसे बिजली पानी जो होता है दिल्ली, बिजली पानी गैस तीनों का कमिटमेंट हुई थी। जो बीएसईएस का वो मीटर देंगे, और पानी का जल बोर्ड का देंगे, और गैस का सुविधा देंगे। तो उसके बाद वो कुछ चीज मेरे नाम पे, इसमें मेरा डाउट हुआ, जो वो कुछ चीज मेरे नाम पे नहीं करना चाहते। बीएसईएस का मीटर के नाम पे, वो बीएसईएस कोई इधर मीटर का है ही नहीं, क्योंकि ये एमसीडी बुक्ड है, एमसीडी बुक्ड बिल्डिंग है। यहाँ कहाँ से आएगा बीएसईएस का मीटर? इन्होंने कमर्शियल मीटर लगाया, हमसे लमसम पैसा मांगते थे मीटर के लिए, 50,000 दे दो, 70,000 दे दो। मैं कहाँ से दूं? मैं तो इधर एलोन अकेली रह रही हूँ, इधर मैं एक बीमार इंसान हूँ, मैं कहाँ से मैं दूं इतना पैसा? कमर्शियल मैं देने के लिए इनकार किया, उसने उसका जुनून और बढ़ गया, मेरा मीटर उखाड़ दिया। मैं जनरेटर लाके मैं अपना गुजारा चला रही हूँ, फिर भी इनका परेशानी हो रही है। रोज पुलिस वर्दी में किसी ना किसी को बोल के दिया। और जो बसंत कुंज थाने से आईओ अपॉइंट होता था, वो आईओ कभी नहीं आया मेरे पास। एक आईओ आया था एक बार, सुरेंद्र एएसआई, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत मदद किया था, और बाकी कोई नहीं आया, अब तक कोई नहीं आता था। लेकिन उसके कॉल पे तो 4-5 पुलिस वाला आके मुझे धमकी दे के जाते थे, जिनका कुछ पुलिस कर्मचारी का फोटो भी मेरे पास है, सबूत के तौर पर। हाँ, यानी कि पहले बच्चा बन के दिल से पेट में उतर जाओ, उनका विश्वास जीतो, विश्वास जीतने के बाद उनको धोखाधड़ी करो, उनके पैसे लो, और जब पैसे वापस लेने की बात आएगी तो एसडीएम जीजा है, कमिश्नर हमारा चाचा है, और डीसीपी हमारा बाप है, ये कह के इनको डराया धमका जाता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, पुलिस प्रशासन हमारे जेब में पड़ा रहता है। तो इस तरीके से इनको धमकी मिल रही है। फिलहाल इनके जो है ये रेजिडेंस एरिया है, और हम आपको बता दें चुनाव का माहौल आ रहा है, तो बाहर आपको बोर्ड पे दिखाएंगे कि किस तरीके से मोदी जी से सरकार इस कॉलोनी के लोग लगा रहे हैं कि मोदी जी इंसाफ करो और इस कॉलोनी को पास करो। यानी कि कॉलोनी पास भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें जो कि अनलीगल तरीके से अभी भी कंस्ट्रक्शन, आपको अलग अलग जगहों पे आपको दिखाऊंगा किस तरीके से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन कान में तेल डाल के पड़ी हुई है। अब बात यह है कि प्रशासन के लोग प्रशासन को बोले तो तुरंत कार्रवाई होती है, इनके तरफ से कितनी? आपको जब बहुत सारी परेशानी होती है, कॉल कितने बार करते हैं? क्योंकि 100 नंबर हमेशा 112 नंबर कॉल किया। 112 को कॉल करने से तब तो 112 से बोल दिया आपकी नंबर मैडम ब्लॉक कर देंगे। मैंने बोला मैं तो 10 बार करेंगे, मैं किसको करेंगे, किसके पास जाएंगे? 112 तो करना ही है हमें।
नहीं करना, नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वो पुलिस वालों का ही साथ दे रहा है मंजीत। और मंजीत ये बात बार बार बोली है, जो आप कुछ नहीं कर सकते हम क्या, क्योंकि मुकेश मीना नाम की कोई कमिश्नर मेरे ऊपर बैठा है। SHO, ACP, DCP कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिसके कारण इन्होंने रिसेंट ACP साहब से भी मिले, SHO साहब से मिले। SHO साहब ने तो इनको तवज्जो देने से तो साफ मना कर दिया, लेकिन इनके नजरों में ACP साहब की अभी भी इज्जत है, जिन्होंने इनको बैठा के इनकी थोड़ी बहुत तो समस्या सुनी है, लेकिन सॉल्व अभी भी नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं ACP साहब? ACP सर कुछ नहीं कर रहे थे, वो तो मेरे पर तरस कर रहे थे, आप कैसे रह रहे हो मैडम ऐसी जगह, कैसे चुनाव किया, ये किया। वो तो मेरे को अच्छा से बहुत अच्छा इंसान है वो, बट उनका भी कोई हाथ पैर बंधा हुआ होगा जो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि कोई मुकेश मीना नाम की पिछला कमिश्नर, प्रीवियस कोई कमिश्नर सबको दबाव दे रहा है, और रविंदर यादव का कोई जीजा है SDM, उन्होंने दबाव दे रहा है, इसीलिए उनका हाथ पैर मतलब सोर्स के खिलाफ वो जा नहीं पा रहे हैं, सोर्स के खिलाफ जा नहीं पा रहे। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी नया कानून पास होने के बाद कहा जाता था कि कानून के हाथ खोल दिए गए जो बंदे थे, लेकिन वो किस इंसान ने ACP साहब के जो है हाथ पैर बांध रखे, जो कि वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए खुद के जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं उन पे नहीं करना चाहते। क्या वजह है? सिंपैथी के रूप में इनसे बातचीत किया, लेकिन उनके बाद भी 2024 में दूसरे महीने में इनकी कंप्लेन दी गई हुई थी। 10 महीने टोटल हो चुका और अभी तक इसके ऊपर कोई भी ना कोई जांच का विषय बना है, ना कोई अधिकारी आके यहाँ पे इनसे कोई बयान लिया, ना कुछ किया। क्या चाहते हैं आप? नहीं, मैं क्या चाहती हूँ, ACP जब हमें कॉल भी करता है, ACP के बारे में इन्होंने धमकी दिया जो उनको तो खड़े खड़े वो कर देंगे, क्योंकि उनका तो फरवरी में ट्रांसफर होने वाला है, उसके बाद तेरे को कौन बचाएगा। जहां तक सिंपैथी के तौर पे उन्होंने फिर भी थोड़ा बहुत कर रहे थे, वो भी मेरे हाथ से चला जाएगा, बोल रहा है फरवरी के बाद तेरे को देख लेंगे, तू इस घर में तू कैसे रहता है, कैसे रहती है, क्योंकि अकेली रहती है और कहीं ना कहीं ये अकेले रहते हैं। घर से निकलने में इनको डर है, क्योंकि जो इनका दुश्मन है वो ज्यादा दूर नहीं, इनके घर के सामने है, जो कि मौका देख के ताकता रहता है कि आखिर वो कौन सा मौका मिले जो इन पे हमला कर दिया जाए। और ये कहीं ना कहीं अगर इनको कुछ होता है तो इनकी पूरी जो है यहाँ घर पूरे अपने कब्जे में कर लेगा, उसके बाद ना जाने क्या होगा। इनको डर बना रहता है कि आखिर पुलिस प्रशासन इनका साथ नहीं देगी, आखिर कौन इनकी रक्षा करेगा। अकेली रहती है, मार्केट जाना होता है, कुछ ऐसी चीजें आ जाए, वारदात हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या रक्षा आपकी सुरक्षा? नहीं, सुरक्षा का ही तो मेरा फिक्र है। अभी कल को मेरा कुछ हो जाए, प्रशासन जमींदार होंगे, प्रधानमंत्री जमींदार होंगे, मंजीत जमींदार होंगे, कौन जमींदार होंगे, या मैं खुद? जी बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं आप कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? क्या गृह मंत्रालय अमित शाह जी लेते हैं, जो कि गृह मंत्री के तौर पे एक रक्षा मंत्रालय भी और पूरा दिल्ली पूरा देश का रक्षा उनके हवाले, या फिर उस मोदी सरकार की बात करें जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बयान करते हैं, लेकिन बेटी आज तरस रही है, बिलप रही है और उन्हीं के प्रशासन के लोग उनके ऊपर अत्याचार करें, कौन इसका जिम्मा उठाएगा? ये सवाल ये बार बार पूछना चाह रही है कि आखिर क्या होगा। अधिक इन्होंने और भी जगह कंप्लेंट्स दिए हैं, ऑनलाइन के माध्यम से दिए, लेकिन कहीं से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। वजह सिर्फ और सिर्फ खाकी का बताया जा रहा है कि जिसके बदन पे खाकी होगा वो किसी को भी खाक मिला सकता है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। क्या चाहते, क्या संदेश रहे, क्या कहना चाहिए? और एक चीज बोलना चाहूंगी सर, वो जो है जो वाईफाई का तार काट के कैमरा पहले बंद करते हैं, उसके बाद मेरे को टॉर्चर करते हैं। मीटर उखाड़ने का कारण ये है, मेरे पास 8 कैमरा है, मेरा पानी का टैंकी से पानी चोरी हो जाता है, टैंकी के ऊपर तक मैंने कैमरा लगाया, वो पहले कैमरा को कट करके फिर बदमाशी शुरू करता है ताकि मेरे पास कोई प्रूफ ना रहे, और सरकार हमेशा प्रूफ मांगते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ जिसके पास कैमरा नहीं है, साधन नहीं है, जिनके पास ताकत नहीं है, उनको इंसाफ ना मिले, नहीं मिलता, उस औरत को ना मिले, नहीं मिलता। मैं आपको बता दूं कि जिसके पास कैमरा नहीं होता उन्हें आज भी इंसाफ नहीं मिलता हमारे देश में। उनको मिलती है तो सिर्फ तारीख, क्योंकि उनके पास सबूत नहीं होते। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने सबूत को बनाए रखिएगा और अपनी जान की उन चीजों को देखिएगा, और कैमरे को हो सके तो आप जो है अलग अलग दिशाओं में लगा के रखिएगा ताकि हर चीजों को कर सके। आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आप लास्ट बता दीजिए। दर्शकों को यही बोलना चाहती हूँ जो मतलब वो जैसे सुरक्षित सोचते हैं वो सुरक्षित नहीं है, वो अपना सुरक्षा खुद ही करे तो वो अच्छा है। प्रधानमंत्री जितना बोल रहे हैं जो हम सुरक्षा देंगे, हम ये देंगे वो देंगे, वो सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा नहीं है, नहीं, वो सुरक्षा भी नहीं है और किसी की रक्षा भी नहीं हो रही है। देखना यह है कि हमारे इस खबर के बाद क्या कमिश्नर संजय अरोड़ा जी के कान में कुछ चूज आती है, क्या हमारे क्षेत्र के DCP साहब कुछ बोल पाते हैं,
क्या हमारे क्षेत्र के एसएचओ साहब के ऊपर से तरफ से कोई कार्रवाई होती है, या फिर जो ये भेदभाव जो चल रहा है, जो ये धोखेबाजी की जो कड़िया चल रही है, उसमें वो शामिल होके कुछ माल खा के रह जाएंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से आज आम आदमी पार्टी की रैली में नजारे ढोल नगारे बजे।